JKLF चीफ और अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की आज जम्मू की टाडा अदालत में पेशी हुई। ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। 7 मुल्जमीन में से कोर्ट में 5 मुल्जमीन मौजूद थे। वहीं मामले की अगली समाअत 5 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज तिहाड़ जेल इंतजामिया यासीन मलिक को कोर्ट में पेश करने से कासिर रहा था। यासीन मलिक फिलहाल हिंदुस्तानी फजाइये के 4 जवानों के कत्ल के इल्जाम में तिहाड़ जेल में है। 1990 में फजाइये के 4 जवानों का कत्ल कर दिया गया था। कोर्ट ने मामले में यासीन मलिक के खिलाफ वारंट जारी किया था। आज यासीन मलिक केस में जो टोटल 7 एक्यूज पर्सन हैं, 5 हाजिर थे। यासीन मलिक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंडक्ट किया दिल्ली में। उससे पूछा, जज साहब ने उनको समझाया, दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट यू, यू आर बीइंग ट्राइड एंड वी आर गोइंग टू हियर द आर्गुमेंट्स विद रिगार्ड टू चार्ज एंड डिस्चार्ज पर्पस। व्हाट यू हैव टू से। ये अलाउ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कि उससे बात की जा सकती है, कैन बी ट्राइड अकॉर्डिंगली। बस यही बात हुई। 5 तारीख को नंबर को रखी है, उसमें 10:30 बजे फिर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होगी। उसके जी अब केस चलेगा इस तरीके से। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अब मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आई है, जिसके नतीजे में मिलिटेंसी में कमी आ रही है। दिलबाग सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज हुए एनकाउंटर में 3 मकामी मिलिटेंट मारे गए। मिलिटेंटों का ताल्लुक अंसार गज़वतुल हिंद से है। एनकाउंटर में अंसार गज़वतुल हिंद का कमांडर हमीद लिलहारी मारा गया। एक ऑपरेशन पहले जो अनंतनाग में हुआ, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे। उसके बाद कल का ऑपरेशन जो तराल में हुआ, राजपुरा गांव में तराल में, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। शुरू में इतला थी कि एक लोकल तो पहचान लिया था, दूसरे 2 पाकिस्तानी या फॉरेन टेररिस्ट होने की इतला थी, मगर देर रात को बाकी 2 की भी पहचान हो गई। ये 3 के 3 लोकल मिलिटेंट हैं और 3 के 3 ही अंसार गज़वतुल हिंद के साथ वाबस्ता हैं। आपको याद होगा जब जाकिर मूसा मारा गया था, उसके बाद इस ग्रुप की कमांड जो है वो हमीद लिलहारी को दी गई थी। हमीद लिलहारी तब से लेकर के इस ग्रुप को चला रहा था और काफी लोगों को उसने मोटिवेट किया, जबकि उस वक्त ये ग्रुप खत्म ही हो गया था। उसके बाद इसने मोटिवेट करके 2 और लोग हैं जिनको मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल किया, खासतौर पे अपने ग्रुप के अंदर शामिल किया, जिसमें नवीद और जुनेद शामिल हैं। ये तीनों के तीनों मिलिटेंट अवंतीपुरा पुलवामा बेल्ट के रहने वाले हैं और तीनों के तीनों जैश के साथ आजकल कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे, क्योंकि जैश मोहम्मद धीरे धीरे लश्कर के साथ, हिजब के साथ, इस सब के साथ अपना राब्ता जोड़ रही है। और उनकी ये कोशिश है कि जितनी अफरा तफरी, जितनी कत्ल गारत, जितनी वायलेंस जहां पर बढ़ाई जा सके, पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर उसको बढ़ावा दें। जो कमी आई है इस वक्त मिलिटेंसी में, ये पाकिस्तान को काफ़ी परेशान कर रही है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से बेहद कोशिशें हो रही हैं कि रोज़ और रोज़ मिलिटेंट्स के जहां पर पुशिंग करें और इनकी तादाद बढ़ाएं। कुछ मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन हुई है और बहुत सारी जो उनके अटेम्प्ट्स हैं उनको असफल कर दिया गया है, उनको फेल कर दिया गया है। अभी भी आप देखिए अगर तो सीज फायर वायलेशन का सिलसिला रजौरी पुंछ के एरिया में, हीरानगर सांबा के एरिया में, करना और उरी के एरिया में, मशल के सेक्टर में, केरन के सेक्टर में, गुरेज के सेक्टर में लगभग रोज की बात हो गई है। और जब जब सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता है, उसकी कोशिश होती है कि मिलिटेंट रैंक्स को इस तरह पुश किया जाए। हाल ही में अभी आर्मी की कार्रवाई का भी आपने जिक्र सुना, उनके बारे में उन्होंने खुद बताया है और मीडिया में आया है। उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उनको फैक्ट्स का उनको मालूम है, मगर अभी भी जो लॉन्चिंग पैड बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक्टिव है। आर्मी और उनकी ISI पूरी तरह इन्वॉल्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट रैंक्स को इस तरह पोषण किया जाए। जनूबी कश्मीर से खबर है, जहां के जिला कुलगाम के वोटू इलाके में बीती रात शरपसंदों ने एक स्कूल को नजरातिश किया। स्कूल के तजुर्बागाह और मिड डे मील के लिए रखी गई अशिया खाकस्तर हो गई। मेरा नाम मोहम्मद अमीन शेख है। मैं यहाँ पे CPWO काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आग लगी है, यहाँ पे लेबॉर्ट्री भी है और मिड डे मील्स भी है और ये एग्जामिनेशन जो भी है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। बस यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो तार देख लीजिए कितनी की दूर है।
तो यहाँ पे आग जो नमूदार हुई है उससे बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे हाई स्कूल को। कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामले में एक नया मोड़ आया है। जम्मू की अदालत ने इस मामले में क्राइम ब्रांच के कुछ अफसरान के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि इन अफसरान ने पूछताछ में मुलजिम विशाल जंगोट्रा के खिलाफ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया था। नाजरीन, आपको बता दें, विशाल जंगोट्रा को अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। इस केस के वकील एडवोकेट अंकुश शर्मा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि जो इस केस में एसआईटी बिठाई गई थी वो बस कस्टोडियल टॉर्चर पर ही मुनज़्ज़म थी और उसकी कार्रवाई सही नहीं थी। अंकुश शर्मा ने कहा कि एसआईटी गलत सबूत जमा कर रही थी, लेकिन अब कोर्ट में हमने दस्तावेजात दाखिल किए हैं, जिसके बाद अदालत ने एसएसपी जम्मू को एफआईआर दाखिल करने का हुक्म दिया है। रसाना रेप केस में एक नया मोड़ आया है। क्या ये मोड़ आया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं एडवोकेट अंकुश शर्मा जी। इनसे हम बात करते हैं। अंकुश जी, क्या मोड़ आया है, किस तरह आज कोई फैसला आया है जो सिटी जज ने किया है, क्या है इस पर पूरा रोशनी डालें। देखिए, बहुत देर की जद्दोजहद के बाद और सफिशिएंट एविडेंस गैदर करने के बाद हमने आज कोर्ट को ये कन्विंस किया कि एसआईटी जो क्राइम ब्रांच की थी, जो रसाना केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो कस्टोडियल टॉर्चर में इन्वॉल्व थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं थी, इम्पार्शियल नहीं थी, मोटिवेटेड थी और फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर रही थी। उस एविडेंस के आधार पे कंप्लेनेंट्स जो 3 विटनेसेस जिन्हें मारा पीटा गया और फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने के लिए बहुत सारा कुछ किया गया जो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, उसके आधार पे कोर्ट ने प्राइमा फेशी ये पाया कि 6 के 6 लोग एसआईटी के फॉल्स केस क्रिएट करने में शमूर थे, इन्वॉल्व थे और उनके खिलाफ एसएसपी जम्मू को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं संगीन जुर्मों में और 7 नवंबर 2019 से पहले एफआईआर की कॉपी कोर्ट को सबमिट करके कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के भी आदेश जम्मू एसएसपी को दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू को अब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जम्मू को इसी केस के कारण रेप सपोर्टर्स और रेपिस्ट के समर्थक कहा गया था। ऐसे इसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसके तार बहुत सारे पॉलिटिकल नेताओं और जिहादी तत्वों तक पहुंचेंगे, जिसके बाद जब सच्चाई सामने आएगी तो जो निर्दोष हैं वो भी बाहर आएंगे और जिन्होंने ये सारा प्रपंच रचा वो अंदर जाएंगे और महबूबा मुफ्ती तक इसके तार जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ताकतवर चीज़ है। सब एसआईटी के खिलाफ ये पाया गया है कि ये फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने में के प्रयास कर रही थी, फॉल्स एविडेंस क्रिएट भी किए इसने और उसमें जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी और जो मटेरियल और एडिशनल मटेरियल सामने आएगा, जैसे ही इसकी पुष्टि होगी अंडर थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा लोगों जो जिन्हें कन्विक्ट किया है उनके एक्विटल का और जिन्होंने ये साजिश रची उनके खिलाफ कार्रवाई होने का। हिंदू डेफेमेशन कैंपेन चलाया गया इस केस को इस्तेमाल करके, ग्लोबल जम्मू और ग्लोबल इंडिया के अगेंस्ट डेफेमेशन कैंपेन चलाया गया। आपने देखा दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्सनालिटीज़ को इस्तेमाल करके एक झूठ प्रपंच फैलाया गया। मुझे लगता है जैसे ये डेवलपमेंट हुई है उस चीज़ को अरेस्ट करने में हमें काफ़ी मदद होगी और इसमें महबूबा मुफ्ती का जिहादी एजेंडा था जिसे क्राइम ब्रांच परस्यू कर रही थी। क्राइम ब्रांच इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही थी, एज ए कोलैबोरेटर ऑफ जिहादी फोर्सेस काम कर रही थी और महबूबा मुफ्ती के कंडक्ट से वो साबित भी हुआ। उस समय सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब लीगल रिकोर्स करके हमने एक लेवल तक इस केस को पहुंचाया है और हम ये प्रण भी करते हैं कि इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। थैंक यू। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा और इंतजामिया के बीच तनाज़ा बरकरार है। 200 से ज्यादा तलबा वाइस चांसलर ऑफिस के सामने एहतजाज पर बैठे हुए हैं। वहीं तलबा तंजीम की जानिब से जामिया वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई है। वहीं यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक की भी कॉल दी गई है। जामिया कैंपस में इसराइल के इश्तराक से एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। एतराज़ करते हुए तलबा ने उसकी मुखालफत की थी, जिस पर इंतजामिया ने उन तलबा के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसको लेकर तलबा एहतजाज कर रहे हैं। जो हम लोग पे इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, डीसी बैठाने की बात कर रहे हैं, इनका विड्रॉ होगा, लेकिन यहाँ के जो एडवाइज़र हैं इसको रिवोक और जो हम लोगों ने सारा सबूत पेश किया है, लेकिन यहाँ के एडवाइज़र साहब ने ये क्या किया कि अपने गुंडे बुला करके हम लोगों को पीटा है। हमारी जो महिला साथी है उन लोगों को पीटा है। तालिबा ये दो लोगों की लड़ाई नहीं हुई है, एक्चुअली ये पूरा प्री प्लान था।
जितने भी छात्र को यहाँ से पहले जो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और उस राइट को करने के एवज में जामिया के प्रोक्टोरियल टीम ने उन्हें शो कॉज नोटिस दिया और वो शो कॉज नोटिस इनको जिनको मिला वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए और वो वापस तो लिया नहीं गया मगर उसके बदले में इनके ऊपर में कल हमला किया गया, दिल्ली पुलिस को बुलाया गया बाहर में जैसे हम लोग गुंडे हैं। देखिए ये प्रोटेस्ट कोई आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, एक हफ्ते से चल रहा है। तो जामिया प्रशासन अभी तक सो रहा था जबकि यहाँ पे पीसफुल्ली जब इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि हमारा कभी भी इंडिया का रिलेशन जो था कभी भी इजराइल के साथ बहुत अच्छा नहीं था। फिलिस्तीन के लिए ये था कि हमेशा जिनोसाइड के खिलाफ जो वो हमेशा करता आया इजराइल, तो उसके खिलाफ यहाँ के स्टूडेंट हैं, हम अवेयर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कर रहे थे प्रोटेस्ट, बस पीसफुल्ली हो रहा था। बट उसके विरोध में जामिया प्रशासन जो है उन पे एक्शन लेता, शो का। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे जामिया की सिचुएशन के हवाले से आपको क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहे हैं? देखिए, कल रात से जो एहतजाज शुरू हुआ था वो लगातार आपकी जारी है और यहाँ पर कैंपस के जेएनयू से जुड़े जो तलबा तंजीमों के लोग हैं या वहाँ के जेएनयू एसयू से स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जामिया में पूरे कैंपस में आज पढ़ाई का माहौल नहीं है। हालांकि आज पढ़ाई होती है और रोजाना की तरह होती थी, लेकिन आज पूरे कैंपस में स्ट्राइक हो गई है, क्लासें बंद कर दी गई हैं और सारे के सारे जो तलबा है यानी सैकड़ों की तादाद में तलबा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में वाइस चांसलर ऑफिस को पूरा ऑक्युपाई करके वहां पर बैठे हुए हैं और वहीं पर सारी कहना चाहिए सरगर्मियां हो रही हैं, नारेबाजी हो रही है, वाइस चांसलर का पुतला बनाया गया है, लोग बाहर से पहुंच रहे हैं, सॉलिडारिटी में लोग पहुंच रहे हैं। FIO ऑफ इंडिया ने भी ऐलान किया है कि वो सॉलिडारिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो इस तरीके से ये मामला अब इजराइल बनाम फलस्तीन का जो रुख था, जो तलबा को जिस बात पर नोटिस दिया गया था कि इजराइल के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और कैंपस में जिस तरह से इजराइल को लेकर के ये कहा गया कि इजराइल स्पॉन्सर कर रहा है प्रोग्राम, जिस तरह से 5 अक्टूबर को जामिया मिलिया इस्लामिया में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद से शो कॉज नोटिस हुआ, तो अब ये मामला पुल पकड़ गया है। और इसमें एक दलील ये भी है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जो फाउंडर हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो जब बरतानिया गए थे तो उन्होंने कहा था कि वो गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाएंगे, वहीं पर उनकी वफात हुई और उनको बाद में फलस्तीन ले जाकर दफन किया गया था। तो फलस्तीन इजराइल का जो क्लैश है वो जामिया के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन गया है और यहाँ पर जो हालात है वो काफी तशवीशनाक हैं। अक्टूबर को जामिया के विजिटर जी खुरम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बताइए। जी बड़ी रैया वाइस चांसलर ने खुद अभी हुई है जिसका दावा किया जा रहा है कि रात बातचीत करने की कोशिश थी। तलबा ने अपनी मांगे रखी हैं, अपने मुतालबात रखे हैं कि इनको माना जाए और शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। जामिया में आइंदा कभी कोई इजराइल के स्पॉन्सर या इजराइल की शमूलियत पर मबनी कोई भी प्रोग्राम ना हो। तो इस तरह के मुतालबात भी जो तलबा हैं वो रख रहे हैं और जिन लोगों ने मारपीट की है इन तलबा के साथ, जिन लोगों के साथ झड़प हुई थी, उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई गई है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन अभी तक जी हालात जो है वो काफी कशीदा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर सैकड़ों की तादाद में तलबा वहां पर जमा है। खुरम, सियासी तौर पर भी ये मामला गरमा रहा है, कुछ सियासी लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, खासतौर से केरला के कुछ पॉलिटिकल लोग जामिया कैंपस पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने तलबा के साथ खासतौर से इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे को लेकर के सियासी लोग पहुंच रहे हैं और उसमें जो है जामिया के जो प्रोटेस्ट करने वाले तलबा हैं उनको हिमायत मिल रही है। तो इस तरह से ये सारी चीजें अब होने लगी हैं और जो इजराइल और फलस्तीन का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे के बीच में जो है मरकजी रोल अदा कर रहा है। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाब पर एग्जिट पोल और ईवीएम के सवाल पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने न्यूज 18 से बातचीत की। प्रमोद तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस सदर ने ईवीएम पर जो बयान दिया है वो सही है। जब अलग अलग जगहों से ईवीएम मशीनें मिली हैं तो उस पर सवाल उठना लाजिम है। नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल सबके सामने है। जिस तरह की तस्वीर दिख रही है उसमें लग रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, सरकार भी बना सकती है, ये उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कल कुमारी शैलजा ने भी कहा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जब मैंने वोट डाला तो 7 सेकंड से ज्यादा समय ईवीएम ने लिया। महाराष्ट्र के आपके जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं। शैलजा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अध्यक्ष हरियाणा की, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो बयान दिया होगा बहुत सोच समझ कर दिया होगा और उनका बयान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होगा। मैं उस पर यही प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। जहाँ तक सवाल है एग्जिट पोल के रिजल्ट का, तो अभी एग्जैक्ट पोल का रिजल्ट कल आ जाएगा, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरा अपना मत है कि दोनों जगह हम कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जब कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब वो काउंटिंग से पहले अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, इस वजह से इस तरह की बयानबाजी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से हो रही है। देखिए, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, इसके संदर्भ में जो नेता सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, वो बताएंगे कि क्या परिस्थितियाँ हैं। पर तमाम लोगों के अपने विचार में फ़र्क है। एक चैनल ने कांटे की टक्कर बताई है, कुछ चैनल्स ने भाजपा की सरकार बताई है। तो मतभेद सब में है, सब जगह। मैं कहूँगा कि 24 घंटे से लगभग बचे हैं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास, ये मेरे विचार हैं कि हम हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। आर्थिक मंदी को लेकर सर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, इस तरह का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। क्या है ये पूरा कार्यक्रम और किस तरह से इसकी रूपरेखा रहेगी? जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आर्थिक स्थिति भारत की खराब होती चली जा रही है। हम कई पायदान नीचे पे आ गए हैं और यहाँ तक हालत हो गई कि हंगर का जो इंडेक्स आया है उसमें हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। रुपए की स्थिति बांग्लादेश के टके के मुकाबले भी गिर गई है। तो मोदी सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हम चिंतित हैं बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और इसके संदर्भ में कोशिश करेंगे कि देशव्यापी आंदोलन सिर्फ हम ही ने चलाएं, जो हमसे सहमत हों भी शामिल हों। दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको भी आप अनुरोध करें। ये बात आ रही है, अगर वो आगे बढ़ के आए तो कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे मुद्दों पे लोग इस सरकार का विरोध करें। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अंकित के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने बढ़ते तशद्दुद के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रीज के यौम तासीस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मुल्क की रूह अक्सरियत में रहती है और अगर किसी पर ज्यादती होती है तो उससे मुल्क की रूह मजरूह होती है। बरहमी और गुस्से के इजहार से समाजी ताना बाना मुतासिर हो रहा है। हमारे इर्द गिर्द आए दिन तशद्दुद के वाकयात रोनमा हो रहे हैं जो अदम एतमादी, खौफ और गुमराही के अंधेरे से जन्म लेती है। उन्होंने सेहतमंद जमहूरियत के लिए बातचीत पर खसूसी जोर दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर एक गांव आमिर खान की दंगल जैसी कहानी चल रही है। क्या अपने वालिद दारा खान के ख्वाबों को पूरा कर पाएंगी उनकी 2 बेटियां? देखिए इस रिपोर्ट में। मेरी बेटियां क्या बेटों से कम हैं? गांव में बेटियों को दे रहे हैं ट्रेनिंग। बड़ी बेटी 2 बार खेल चुकी है नेशनल। छोटी बेटी स्टेट टीम की है मेंबर। वालिद के ख्वाबों को पूरा करेंगी बेटियां। मारी छोरियां छोरों से कम है के? आमिर खान के दंगल फिल्म का ये डायलॉग हर किसी के जहन में अब भी है। हूबहू दंगल पार्ट 2 शिवपुरी जिला हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर बियावान जंगल में वाक़े छोटे से गांव मझेरा में साकार हो रहा है। यहाँ पोल्ट्री फार्म चलाकर खानदान का गुजर बसर कर रहे किसान दारा खान
2 दहाई पहले खुद मध्य प्रदेश स्टेट टीम के होनहार खिलाड़ी थे। एक हादसे में दाहिने हाथ की 2 उंगलियां कट गई और हमेशा के लिए हैंडबॉल छूट गया, पर नहीं छूटा दारा खान का मुल्क के लिए खेलने का ख्वाब। दारा की 2 बेटियां मुस्कान और खुशी में जब उन्होंने हैंडबॉल के लिए एक अच्छे खिलाड़ी का टैलेंट देखा तो फिर से उन्हें अपने सपने नजर आने लगे। गांव में ही मैदान से लेकर जिम तैयार किया और खुद कोच बनकर बेटियों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। जब मैं पढ़ता था उस वक्त मैं 3 बार हैंडबॉल में स्टेट खेल चुका हूँ और स्टेट टीम का कैप्टन भी रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन हो रहा था स्पोर्ट्स कोटे में हैंडबॉल के जरिए और 10 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग थी और 7 तारीख को मेरे साथ में ये हादसा हो गया कि मेरा हाथ जो है वो मशीन में चला गया एक्सीडेंट उसके जरिए। तो मेरा सपना बहुत बुरा ही रहा। कब की बात है ये 97 7 मार्च 1997। बड़ी बेटी मुस्कान राजस्थान और हरियाणा में मुनक़िद नेशनल कंपटीशन खेल चुकी हैं, तो छोटी बेटी खुशी स्टेट टीम की मेंबर हैं। वालिद के साथ साथ बेटियों का ख्वाब है कि वो एक दिन हिंदुस्तान के लिए इंटरनेशनल सतह पर खेलें और मुल्क को गोल्ड मेडल दिलाएं। कि पापा को भी हैंडबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट उनकी उंगली में एक्सीडेंट होने के कारण पापा वो नहीं सच कर पाए। तो मैं चाहती हूँ उनका सपना पूरा करूँ और इस देश के लिए खेलूँ, ताकि जो पापा का अधूरा सपना रह गया है मैं उसको पूरा कर पाऊँ। दारा खान को जब भी मौका मिलता है वो अपनी बेटियों को दंगल फिल्म दिखाते हैं और बेटियों से मिसाल कायम करने की बात कहते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि आमिर खान की तरह दारा खान के सपने भी साकार हों और उनकी दोनों बेटियां ना सिर्फ उनका बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन करें। शिवपुरी से न्यूज़ 18 के लिए अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। कर्नाटक से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में फिर शुरू हुआ टीपू सुल्तान पर तनाजा। हिसाबी किताबों से टीपू सुल्तान से मुतल्लिक सबक हटाने का मुतालबा किया गया है। मदिकेरी के बीजेपी रुकन असेंबली ने वजीर तालीम को खत लिखा है। रियासत के वजीर तालीम सुरेश कुमार को खत लिखा है जिसमें निसाबी किताबों से टीपू सुल्तान के मुतल्लिक सबक हटाने का मुतालबा किया गया है। टीपू सुल्तान हिंदू मुखालिफ हुक्मरान था। बीजेपी के रुकन असेंबली का ये बयान है। आपको बता दें कि काफी अहम खबर है। कर्नाटक में फिर से टीपू सुल्तान को लेकर के तनाजा शुरू हो गया है। निसाबी किताबों से टीपू सुल्तान से मुतल्लिक सबक हटाने का मुतालबा किया गया है। मदुकेरी के बीजेपी रुकन असेंबली ने वजीर तालीम को खत लिखा। खत में लिखा गया है कि टीपू सुल्तान हिंदू मुखालिफ हुक्मरान थे। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, एक बार फिर से टीपू सुल्तान को लेकर के तनाजा खड़ा हो गया है। जी रऊफ। हाँ जी, देखिए एक मरतबा फिर जो है टीपू सुल्तान पर बहस शुरू हुई है रियासत कर्नाटक में। हम देखते हैं कि जैसे ही BS येडियुरप्पा वजीर आला बने, बीजेपी के वजीर आला बने, तो उन्होंने पहला जो फैसला लिया था वो टीपू सुल्तान के यौम पैदाइश यानी टीपू जयंती को रद्द करने का उन्होंने फैसला लिया था। और उसके बाद अब एक बार फिर जो है बीजेपी के MLA मड़केरी के अपत्यु रंजन ने ये डिमांड किया है कि फौरी तौर पर टीपू सुल्तान के मुतल्लिक जो सबक स्कूल के निसाब में मौजूद है उसे हटाया जाए। उन्होंने ये मांग करते हुए रियासत के वजीर तालीम सुरेश कुमार को खत लिखा है और इसमें तरह तरह की बातें, तरह तरह के इल्जामात उन्होंने आयद किए हैं कि इस वजह से जो है टीपू सुल्तान का नाम जो है निसाब में नहीं रहना चाहिए, उनके मुतल्लिक कोई सबक जो है स्कूली निसाब में मौजूद नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हजरत टीपू सुल्तान जो है एक मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं और उनका कहना है कि टीपू सुल्तान ने जो है हिंदू मुखालिफ और हिंदुओं के और मंदिरों को उन्होंने तोड़ा और हिंदू मुखालिफ उनकी शख्सियत रही है और ये उनका नाम हटाया जाए। ये डिमांड अपत्यु ने जो के मड़केरी के MLAs हैं उन्होंने किया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि बीजेपी इस बात की मुखालिफत करते हैं। जब भी कहीं भी सुल्तान नाम आता है तो बीजेपी की मुखालिफत करते हैं। जी
रूफ, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, बेहद शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको बता दें कर्नाटक में टीपू सुल्तान पर फिर तनाज़ा शुरू हो चुका है। मांग की जा रही है कि निसाबी किताबों से टीपू सुल्तान से मुतल्लिक सबक जो है वो हटाया जाए। मधुकेरी के बीजेपी रुकन ने वज़ीर तालीम को खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि टीपू सुल्तान हिंदू मुखालिफ हुक्मरान थे, इसलिए निसाबी किताबों से टीपू सुल्तान से मुतल्लिक सबक को हटाया जाए। अब्जू रंजन का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा टीपू सुल्तान हिंदू मुखालिफ हुक्मरान था, इसलिए निसाबी किताबों से उनके मुतल्लिक सबक हटा देना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए असेंबली इंतखाब के नताइज कल आने वाले हैं। हुकूमत तश्कील को लेकर अपनी अपनी दावेदारी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि हमने कभी दावा नहीं किया कि हमारी हुकूमत बन रही है। हाँ, हमने मजबूती से इलेक्शन में लड़ा है। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और कई राज्यों के उपचुनाव है। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हरियाणा में बताया जा रहा है कि हंग असेंबली होगी, वहाँ कहीं सरकार बना जो है वो स्थिति आपकी अच्छी होगी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन सरकार बनाने वाली स्थिति नहीं है। क्या कहेंगे एग्जिट पोल पर? देखिए, रुक जाइए 2-4 दिन, सारे आप आमने सामने हम सबके पास आ जाएंगे। देखिए, हम कभी ये दावा नहीं करते थे कि अभी महाराष्ट्र, हरियाणा सब कांग्रेस पार्टी अपने कब्जे में ला सकेंगे, ऐसा कोई दावा हमने नहीं किया। लेकिन हम पुरजोर कोशिश जरूर किए हैं। हमारा कोशिश में कहीं कोई खामियां नहीं हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान में आज एक अजीब किस्म के सियासी माहौल पैदा हो गए हैं, जहां सही बात करना मुश्किल होते जा रहे हैं, सही सोचना मुश्किल होते जा रहे हैं। सरकार हर चीज़ पे, हर बात में अगर सरकार के खिलाफ छोटे मोटे कोई अगर आलोचना अगर किसी ने किया तो उनके तुरंत देशद्रोही बनाए जाते हैं, सारे मीडिया उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसी मतलब एक हॉस्टाइल सिचुएशन में, इसको कह रहे हैं कि हॉस्टाइल सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी जब पिछले लोकसभा चुनाव में करारी हार की शिकार करने पड़ी, उसके बाद घूम के खड़ा होके लड़ रहे हैं। और हमारे पार्टी हरियाणा में, महाराष्ट्र में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लड़ते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।